ओबीसी आयोग की स्थापना कब हुई? 2018 53। ओबीसी आयोग एक संवैधानिक दर्जा कब हुआ? संवैधानिक दर्जा 2018। और ऐसे भी अगर आयोग पूछा, ए लड़का आयोग पूछा जाएगा कौन सा करोगे? 1993। ठीक है, 53 नहीं, वो पहला पूछेगा तब। क्या बताए थे? 1993 में एक अधिनियम पारित करके ओबीसी आयोग की स्थापना की गई। वो जो किया गया था कब? 1953 में। वो सिर्फ जांच के लिए था, वो खत्म हो गया फिर। लेकिन 1953 में एक अधिनियम ला के वैधानिक तरीके से ओबीसी आयोग का स्थापना किया गया, जिसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? 2018। आज तो इसमें बहुत हल्का सब चीज होगा और सब चीज पढ़ रखे हो। ठीक है, प्रेसिडेंट अभी शुरू होगा, इसके बाद हम लोग वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, उसके बाद संसद करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, ये टॉपिक फिर खत्म। ठीक है, राज्यपाल करेंगे। ये 4 टॉपिक है जो अभी पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद लगभग मोटा मोटी पूरा संविधान तो तुम्हारा खत्म हो ही चुका है, अब बस थोड़ा बहुत ये सब चीज बचा हुआ है, करके खत्म कर लेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का हम लोग संवैधानिक उल्लेख कर चुके हैं ना। राष्ट्रपति का संविधान में कहां से कहां तक चर्चा है, ये सब पढ़ चुके हैं। और ये अभी याद रहने चाहिए तुमको कि राष्ट्रपति का पद जो है वो 52 में है। ठीक है, और 52 से लेकर 62 तक मोटा मोटी हम लोग डील करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंधित पूरा संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेख तुमको मिलते रहता है। अंतिम तक तुम देखोगे, अंतिम में जो तुम्हारा आपात उपबंध है वो भी किसका अधिकार है? राष्ट्रपति का। पूरे संविधान में कुछ ना कुछ है, लेकिन पद से रिलेटेड मोटा मोटी सारी चीज कहां से कहां तक? 52 से लेकर 62 तक। तो हमारा अभी टारगेट अनुच्छेद तो है नहीं, अनुच्छेद तो पढ़ा रखे हैं सारा चीज। ठीक है, अब उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे हैं, उनकी शक्तियां हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। तो आज तो फर्स्ट क्लास है, आज तो लगभग सब चीज जान ही रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जानते हो कि राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। कई बार ये हल्का सवाल पूछ लेता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति का स्थिति कैसा है? कैसा है हमारे देश में राष्ट्रपति का स्थिति? तो ब्रिटेन के महारानी के समतुल्य। कैसा है? ब्रिटेन के महारानी के समतुल्य। अब हम लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, ब्रिटेन में नियुक्त होता है। ध्यान देना, मतलब पता क्या बोलते हैं उसको, वंशानुगत है, नियुक्त नहीं, वंशानुगत है कि बाप मरा तो बेटा, माँ मरी तो बेटा बेटी, जो भी है वो सब उत्तराधिकारी बनेगा, जैसे राजा राजतंत्र में होता है। तो ब्रिटेन में अभी भी वो वंशानुगत चल रहा है, और भारत में वंशानुगत तो राष्ट्रपति होता ही नहीं है। तो हम लोगों को 2 चीज यहाँ से याद रखना है कि राष्ट्रपति जो भारत में होते हैं वो होते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति। कैसे होते हैं? निर्वाचित। और ये निर्वाचित राष्ट्रपति का जो पद हम लोगों ने लिया है, ये लिया है अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति की शक्ति को अगर देखेंगे तो ये शक्ति किसके तुल्य है? ये ब्रिटेन के महारानी के तुल्य है। ब्रिटेन में महारानी बस होती है, ठीक है, उनके पास बहुत ज्यादा कोई ताकत नहीं है। भले ही सब चीज के हेड वही हैं, उन्हीं के नाम से होता है, पर सारे ताकत जो है वो है संसद में, यानी जो वहां का प्रधानमंत्री होगा या जो कैबिनेट होगा उनके पास होता है। राष्ट्रपति के पास बस नाम का ताकत होता है। ठीक वैसे राजा के पास बस नाम का ताकत होता है। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ पे भी राष्ट्रपति जो है वो नाम के ताकतवर है, लेकिन सारा चीज जितना भी शक्ति है वो सब किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। पढ़ा है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि सारे कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होंगे? राष्ट्रपति में। पर उसका वो प्रयोग नहीं कर पाएंगे, प्रयोग करने के लिए सहायता चाहिए उनको। ठीक है, और सहायता कौन करता है? अनुच्छेद 74। कौन करता है? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति के सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगा, और हाँ, और उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो कभी भी राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को कुछ भी करना होगा सबसे पहले मंत्री परिषद सलाह देगा, तभी करेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ताकत सभी उन्हीं में है, पर उनके पास कोई ताकत नहीं है, वो बस रबर स्टाम्प की तरह है। रबर स्टाम्प क्यों कहा जाता है? स्टाम्प में बहुत ताकत होता है। स्टाम्प समझते हो ना, मोहर, बहुत ताकत होता है कि मोहर जहां ठोक दिया वो हो गया, चाहे वैलिडेट करना हो, रिजेक्ट करना हो, कुछ भी करना हो, मोहर में बड़ा ताकत है। पर मोहर अपने से क्या ही कर सकता है? मोहर बोलेगा ना हम न मराएंगे, हमको यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होना है, तो क्या वो रुक जाएगा? मोहर को उठाने वाले में ताकत है, लेकिन हाथ में इसका कोई ताकत है क्या? हाथ अगर वो ऐसे ऐसे करके मार देगा तो कोई फायदा है उसका? नहीं है। हाँ, आवाज कम है अब? ठीक है, ठीक है। तो मोहर में जिस तरह से ताकत होता है, लेकिन वह खुद का ताकत का खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक वैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति में ताकत होता है, पर राष्ट्रपति अपने ताकत का इस्तेमाल खुद नहीं कर सकते हैं। कौन करता है?
मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो अल्टीमेटली प्रधानमंत्री उस ताकत का प्रयोग करते हैं। ये सब हम लोग चीज पहले ही पढ़ चुके हैं और कभी ना कभी एग्जाम में आ जाता है। तो अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि भारत में सारी कार्यकारी शक्तियां किस में निहित है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यकारी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? आंसर होगा प्रधानमंत्री। ये दोनों तरीके का सवाल आ चुका है एग्जाम में और दोनों अच्छे से याद रखोगे। ये जब अनुच्छेद पढ़ा रहे थे उस समय में भी इसको हम बताए थे। ठीक है, चलो अब आते हैं। तो अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहे तो क्या कोई कंडीशन है क्या, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा? तो बिल्कुल, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, पर कुछ कंडीशन के साथ। पहला तो है उनकी अर्हताएं, ठीक है, उनकी योग्यताएं। ठीक है, कुछ ऐसा कंडीशन है जो उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, जैसे कि मिनिमम उम्र जो है वो है 35 वर्ष। ठीक है, इसके बाद निर्वाचित होने हेतु भारत के नागरिक होने की आवश्यकता है। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, मूर्खा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मूर्ख लोग नेता आराम से राजा बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ा लिखा होना ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन हाँ, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। उनका मानसिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। और राष्ट्रपति ऐसे ऐसे करेगा, रोड पे खड़ा हुआ तो कैसा लगेगा? ठीक है, राष्ट्रपति भवन के बाहर नाचने लगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बताए थे एक खिलजी वंश का एक शासक था, क्या नाम था उसका? मुबारक खिलजी, जो नंगा पहुंच जाता था अपने महल में। अगर उस तरह के राष्ट्रपति अगर गतिविधि को अंजाम देने लगे तो सोचो क्या हालत रहेगा देश का, बेइज्जती होगा। इसलिए मानसिक रूप से वो क्या होनी चाहिए? स्वस्थ होनी चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होनी चाहिए। और उनके दिवालिया का एक शब्द याद रखना, दिवालिया मतलब होता है बैंकरप्ट, मतलब बैंक उनको, जब भी तुम बैंक से पैसा लेते हो और चुकाने में असमर्थ हो जाते हो, तुम्हारे संपत्तियों को जब्त करके भी बैंक वो वसूल नहीं सकती है, तो तुम हो जाता है दिवालिया। क्या हो जाता है? दिवालिया। ऐसे लोगों को ना तो हम देखना चाहते हैं और ना ही हम किसी प्रकार के पद पर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग ठग होते हैं। ठीक है, हमारे नजर में क्या होते हैं ये लोग? ठग। तो ये देश को भी बर्बाद कर सकते हैं, इसीलिए कहा गया है कि पागल वो दिवालिया। तो पागल तो हो गया, समझ में आ गया। तो जो औकात पागल का है वही औकात हमारे नजर में किसका है? दिवालिया का भी। तो ये आर्थिक रूप से पागल है और ये सामाजिक रूप से पागल है, दोनों है पागल। इसीलिए समय हमेशा साथ में आता है कि पागल और दिवालिया नहीं होने चाहिए। लोग समझता है कि दिवालिया और पागल एक ही चीज है, एक ही चीज कैसे होगा? दोनों अलग अलग है। पागल हो गया मानसिक जो अनस्टेबिलिटी, और दिवालिया हो गया आर्थिक रूप से, जब तुमको बैंक दिवालिया घोषित कर दे। प्रमुख योग्यताएं जो है वो 3 है, ये कंडीशन थे। योग्यताएं जो वो 3 है, भारतीय नागरिक होनी चाहिए, उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। पढ़ाने समय भी बताए थे कि याद रखना, यहाँ पर कई बार एग्जामिनर खेल लेता है और पूछता है अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अब फ्लो में हमको लगता है कि सही होगा, पर ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये आंसर नहीं आता है, पर वहां ध्यान नहीं पड़ता है, इसीलिए गलत करके आ जाते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमजोर बच्चा ये एग्जाम में गलती करके आता है, अच्छे अच्छे बच्चे जो पढ़े हुए हैं वो भी सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। इसलिए तुम देखा होगा कई बार कि कुछ कम पढ़े लिखे बच्चे आगे निकल जाएंगे, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे पीछे रह जाते हैं। कारण क्या है? सिली मिस्टेक्स, कुछ ऐसा गलती कर दिया वो एग्जाम में जो नहीं करना चाहिए था। ठीक वैसे ही ये सब क्वेश्चन गलती करवाता है। अगर पूछा मान लो राष्ट्रपति के चुनाव है तो अधिकतम उम्र क्या है? 35 वर्ष। देखा लापरवाही का नतीजा, यही लापरवाही नहीं करना है। अधिकतम उम्र कोई समय सीमा नहीं है, मरने से एक दिन पहले भी वो राष्ट्रपति बना हुआ रह सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनने का कोई अधिकतम सीमा नहीं है, ये न्यूनतम है। उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। यानी अगर कोई 34 वर्ष का बच्चा राष्ट्रपति बनना चाहेगा तो नहीं बन सकता, क्योंकि वो बच्चा है। कहा यह गया है कि तुम अगर पंचायती राज व्यवस्था में जाना चाहो तो तुम एडल्ट हो गए हो, कुछ थोड़ा सा एडल्ट कितने होते हम लोग? 18 में। एडल्ट होने के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिए हो 2-3 साल का, तुम पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है। पंचायती राज में चुनाव लड़ने में तो मिनिमम उम्र है 21 वर्ष। कितना है? 21 वर्ष। अगर तुम थोड़ा सा और एक्सपीरियंस ले लिया, थोड़ा बड़ा हो चुका है, 25 वर्ष तक का उम्र हो गया है, तो तुम लोकसभा विधानसभा जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमको इससे ऊपर जाना है, ठीक है, यानी कहां जाना है? राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जाने के लिए कितने चाहिए? 30 वर्ष की उम्र चाहिए। लेकिन अगर तुम देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनना चाहते हो तो तुमको कितना उम्र चाहिए? 35 वर्ष। बच्चा खच्चा को नहीं बना सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है, फिर गड़बड़ा देगा मामला। इतना बड़ा पद है, पोल खोल देगा कि पद पर बैठाया, कुछ करने ही नहीं देता है, क्योंकि जोशीला विचार होता है। इसीलिए राष्ट्रपति सब एक्चुअली में ये सब पद जो है ये राजनीतिक कैरियर की हत्या के बाद मिलती है। नहीं समझ में आया? किसी को अगर किसी के राजनीतिक कैरियर का विनाश करना है तो उसको राष्ट्रपति बना दो या राज्यपाल बना दो।
उसके बाद वो कुछ बनने लायक नहीं रहेगा। ये वही चीज हुआ कि तुमको एक ऐसा कुर्सी बैठा दिया है जहां से तुम नीचे नहीं उतर के कहीं जा सकते हो। अगर कोई राज्यपाल बन गया तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनते हुए कहीं नहीं देखा होगा कि मुख्यमंत्री बना, कुछ हो गया, राजनीतिक करियर समाप्त। राष्ट्रपति बनने के बाद वो किसी भी कर्म के नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति बनने के बाद वो बुढ़िया बिस्तर समेटेंगे, चले जाएंगे। जनरली ऐसा देखा गया है कि वैसे बड़े लोग जिनका राजनीतिक करियर समाप्त करना हो या अंतिम समय में एक क्या बोलते हैं फेयरवेल देते हैं ना, फेयरवेल देना हो तो बना दिया राष्ट्रपति, क्योंकि सारा सारा सरकार पे डिपेंड करता है। ठीक है चलो, तो मिनिमम उम्र कितना है 35 वर्ष, अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं है। और एक कंडीशन है कि लोकसभा में निर्वाचन की सभी योग्यता होनी चाहिए। अब यही चीज कई बार घुमा फिरा के पूछ लेता है, इसको ध्यान से याद रखना। राष्ट्रपति में ये अनिवार्य योग्यता है कि लोकसभा में निर्वाचन है तो क्या होनी चाहिए, उसको सारी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है चलो, इसके बाद है निर्वाचन पद्धति। पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं, पहले भी पढ़े हुए हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है वो क्या है, एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति। ठीक है, एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति। ठीक है, इस पद्धति के हिसाब से ही राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, याद रखोगे। अगला है निर्वाचक मंडल। ये पहले बता रखे हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी के सभी सदस्य आएंगे। और अब उसमें एक और जुड़ जाएगा, वो होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए फिलहाल कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, पर तुम जानते हो कि जिस भी यूटी में विधानसभा है वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हुए हैं। ऐसा नहीं कि शुरुआत से ही हुए हैं। कल तुम लोग को कल या परसों संशोधन में बताए थे कि कौन सा वो संविधान संशोधन है जिसके तहत दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने का अधिकार मिला। कौन सा वो संशोधन है? रिवीजन नहीं किया तुम लोग। संशोधन 17वां क्या था? 17वां संविधान संशोधन क्या है? हैं? कुछ नहीं, मतलब तुम लोग रिवीजन नहीं करता है क्या जी? कितना इंपॉर्टेंट ये है, इंटरेस्टिंग भी चीज है। 69 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। और 17वां संविधान संशोधन में कहा गया कि दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। निकाल के देख लेना। ठीक है, ये कल ही पढ़ाए थे, तो याद रखोगे। 17वां संविधान संशोधन के दोनों को दिया गया परमिशन, लेकिन जम्मू कश्मीर तो तभी यूनियन टेरिटरी था नहीं, जम्मू कश्मीर तो इधर बना। तो क्या जम्मू कश्मीर भी शामिल होगा? इसके लिए विशेष प्रावधान तो अभी नहीं किया गया है, पर फिलहाल जहां तक है उम्मीद कि इसका भी विधानसभा के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। अगला राष्ट्रपति जो निर्वाचित होगा, होने दो, तब क्लियरली पता चल जाएगा। पर फिलहाल मान के रखोगे कि ले सकेंगे। एग्जाम में अभी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, अगर आया तो हम लोग इंक्लूड करेंगे। लेकिन फिलहाल जो लिखित है वो क्या है? दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य। फिर से रिपीट करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहाँ के सभी निर्वाचित सदस्य। ध्यान देना, सभी सदस्य नहीं, सभी निर्वाचित सदस्य, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में वही सदस्य हिस्सा लेंगे जो निर्वाचित होकर गए हैं। एग्जाम्पल के लिए, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, क्या वह राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे? तो आंसर है नहीं। ये वर्ड बड़ा ध्यान से याद रखना। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधानसभा पूरे सभी राज्यों का और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी, वर्तमान में एक और शामिल हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यहाँ के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, यानी इनका निर्वाचक मंडल बनाएंगे। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54। निर्वाचन पद्धति किसमें था? अनुच्छेद 55। और इनकी योग्यता किसमें है? अनुच्छेद 58 में। ठीक है, शर्तें क्या है ये सब थोड़ा सा ध्यान से याद रखना। इनका सर्विस का शर्त नहीं है, चुनाव का शर्त है। अगर कोई राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास 2 चीजें तो होनी ही चाहिए। स्वसमर्थन, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये बड़ा अच्छे से याद रखना, बच्चा कंफ्यूज होता है जनरली सब में। ठीक है, क्योंकि वो सब तो पढ़े हुए क्या बोलते हो अनुच्छेद में भी, लेकिन ये सब नहीं पढ़ा हुआ होता है। क्वेश्चन में ये सब आते हैं। ठीक है, याद रखोगे। अगर हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो राष्ट्रपति बनने के मतलब निर्वाचन के समय में हम जब नॉमिनेट होने के लिए अपने आप को नामित करेंगे, यानी कैंडिडेट बनेंगे, उस समय में मेरे पास
जो निर्वाचक मंडल है इनका, इसमें से कम 50 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए, जो ये प्रस्ताव रखे हाँ ये राष्ट्रपति बनेगा, और 50 अन्य सदस्य इसका अनुमोदक होना चाहिए, यानी जो समर्थन करेगा तो हाँ इनको राष्ट्रपति बनने के लिए हम भी कहते हैं बने। समझ में आया? प्रस्तावक कितने होने चाहिए? 50, अनुमोदक कितने होने चाहिए? 50, और ये इनके ही निर्वाचक मंडल से होना चाहिए, घर से नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे घर का 5 आदमी है, मेरे गोतिया में 10 आदमी है, सब मिला के निर्वाचक मंडल से ये सदस्य होने चाहिए। क्लियर है? और एक ही सदस्य दोनों नहीं हो सकता है, यानी जो सदस्य प्रस्तावक होगा वो अनुमोदक नहीं हो सकता। ये सब कंडीशन है, याद रखोगे। फिर से रिपीट करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव हेतु यानी कैंडिडेट बनने, राष्ट्रपति के चुनाव के कैंडिडेट बनने हेतु कितने प्रस्तावक चाहिए? 50। कितने अनुमोदक चाहिए? 50। ये इनके ही निर्वाचक मंडल से होना चाहिए, जो निर्वाचक मंडल अभी हम लोग तय किए। इसके अलावे 50 प्रस्तावक अनुमोदक नहीं हो सकता है, अनुमोदक अलग से 50 लेना होगा। क्या ये सब कंडीशन क्लियर हो गया? ये शर्त है। इसके अलावे जैसे वो चुनाव में खड़े होंगे तो उनको 15,000 का क्या करना पड़ेगा? जमानत राशि रखना पड़ेगा। इलेक्शन जब हम लोग लड़ते हैं, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, वहां जमानत राशि होता है। तो राष्ट्रपति का जमानत राशि कितना है? 15,000। चुनाव में खड़े हुए 15,000 वो जमा कर देंगे। ये 15,000 इसलिए लिया जाता है, अगर आपको क्षमता नहीं है राष्ट्रपति चुनाव जीतने का तो आप क्यों खड़े हुए, ठीक है, इसलिए लिया जाता है। और इसमें कंडीशन लगाया गया है कि अगर देखो, हारना बड़ी बुरी बात नहीं है, एग्जाम में फेल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन 3 नंबर लाकर फेल हो जाना बड़ा बुरा बात है कि एग्जाम में तुम एलिजिबल था ही नहीं तो फॉर्म भरा है। 3 नंबर 2 नंबर अगर कोई लाता है 100 में, तो क्या वो कैंडिडेट, कोई स्टूडेंट एग्जाम में फॉर्म भरने लायक भी था? उसके पिताजी को सीधा चमाटा मारना चाहिए मुंह पे कि तुम 2 नंबर लाने के लिए मेरा 700 का बर्बाद कर दिया। ठीक है, 2 नंबर से फेल नहीं किया है, 2 नंबर ही लाया है। ठीक है, तो फेल होना अलग बात है, फेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी को एलिजिबिलिटी पास करना जरूरी है, मतलब एक लिमिट तो होना चाहिए भाई। एग्जाम में तुम देखा होगा कहीं पे एक सीलिंग रखा रहता है, एग्जाम जो देने जाते हो ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, इसमें एक सीलिंग होता है कि अगर 35% से कम या 40% से कम अंक आया तो हम चेक ही नहीं करेंगे, सिलेक्शन के माते मतलब खत्म है। अगर 100 बच्चों में से, ध्यान देना ये सब सारे एग्जाम में होता है, कि 100 नंबर में से सीलिंग सेट किया गया 40%, क्या किया गया है? 40%, यानी वो 40% जॉब देने के लिए नहीं है, वो मिनिमम है। अगर मान लो 100 बच्चा खड़ा हुआ है और 100 में से 100 को 35% मार्क आ गया, ठीक है, और सीलिंग कितना था? 40%, तो क्या उसमें से टॉपर जो उसको जॉब मिल जाएगा? क्या किसी को जॉब नहीं मिलेगा, पूरा सीट वैकेंट रह जाएगा। क्यों भैया? तुम मिनिमम क्वालिफिकेशन भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम मिनिमम नंबर से भी क्वालिफाई नहीं कर पाओ, तो अगला का मेरिट कार्ड बनने के बातें खत्म हो गया। ये मत सोचना कि कुछ भी आ जाएगा तो टॉपर को मिल जाएगा, वैसा नहीं होता है। कम से कम इतना अंक लाना अनिवार्य है। तुम्हारा एग्जाम में कॉपी तभी चेक होता है जब 40 से या 45 से या अलग अलग एग्जाम होता है, मोटा मोटी सब में 40% होता है, 30%। ठीक है, ठीक है, मोटा मोटी 30 से 40 मान के रखो, उससे अधिक क्वालिफाइंग मार्क्स हमेशा होगा। इसीलिए तुम सुना होगा कई बार, इसलिए टीचर वाला सब जो वैकेंसी निकला था, कई सीट वैकेंट रह गए थे, सुना होगा, नहीं सुने हो तुम लोग? सीट खाली रह जाता है, कैंडिडेट हैं पर किसी को उतना भी औकात नहीं है को 30% मार्क्स ला सके। सोचो कैसे जॉब दे दे भाई, इतना औकात नहीं है। तो तुम बोलोगे अगर 10 आदमी को उससे अधिक आया है और टोटल वैकेंसी 20 है तो 10 आदमी उससे कम वाला ले लीजिए, नहीं लेगा, उसको कम से कम तो इतना चाहिए ही चाहिए। इसलिए याद रखना, वही चीज यहाँ पे भी है, जमानत राशि 15,000 जमा कीजिए। अगर आपको टोटल मतों में से 1/6 मत नहीं आया तो जमानत राशि हम क्या करेंगे? जब्त कर लेंगे। ठीक है, ये 15,000 इलेक्शन से पहले देते हैं। अगर 1/6 मत नहीं आया टोटल वोट्स में से तो जमानत राशि क्या होगा? जब्त हो जाएगा। इसलिए याद रखोगे कि जमानत राशि कब जब्त होती है? अगर 1/6 मत नहीं आया हो, कुल मतों में से 1/6 मत आना चाहिए। अगला है चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का चुनाव है कौन करवाता है? तो निर्वाचन मंडल, सॉरी क्या नाम है, निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। पर देश में जितने भी निर्वाचन होते हैं, निर्वाचन संबंधी कहीं पर कोई समस्या आता है तो पहला निर्वाचन आयोग ही उसको सुलझाता है। निर्वाचन के समय में कोई भी समस्या आए तो पहला सुलझाने का अधिकार किसका है? निर्वाचन आयोग। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो इसको सुलझाने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। और ये डायरेक्ट सवाल कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद भी तुम लोग को पढ़ाई हुआ है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद भूल गया तुम लोग सब, ये
71, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि चुनाव के विवाद में, कुछ भी विवाद होगा, अंतिम निर्णय किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का। किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट। सभी निर्वाचन में नहीं होता है, ये सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है। ये डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कई बार। इसके बाद अगला है मत मूल्य, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मत मूल्य क्या होता है? मतलब हमारे यहाँ पे जो कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं वो हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, ठीक है। तो इन तीनों का मत मूल्य कितना होगा? क्या सबका हम एक एक वोट जोड़ देंगे क्या? आंसर है नहीं। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे एक एक वोट? क्योंकि ये इनका विचार नहीं है। ध्यान देना, जो विधायक हैं, जो एमपी है, क्या ये उनका विचार है? आंसर है नहीं। सभी राज्य में अलग अलग पॉपुलेशन है और वो सारे विधायक जो है अपने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हर एक आदमी का, इसीलिए तो इनका पद्धति है एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति। इसके तहत हम लोग मत मूल्य निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? मत मूल्य। यानी एक एमपी वोट दे रहा है, उसका मत मूल्य कितना होगा, एक एमएलए दे रहा है, उसका मत मूल्य कितना होगा, मतलब एक आदमी कितने वोट के बराबर होगा। समझ में आया ये चीज? मतलब हम अगर वोट देते हैं तो मेरा वोट एक नहीं होगा, ये कुछ संख्या में होगा, इसी को बोलेंगे मत मूल्य। क्या बोलेंगे? मत मूल्य। जैसे कि हम एक वोट यहाँ दिए इसके पक्ष में, तो इसको एक वोट नहीं पड़ा, मेरा कितना मत मूल्य है वो पड़ गया। समझ में आया? इसलिए कैंडिडेट तो कम होंगे और वोट की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। ये मत मूल्य एमपी का तो सभी का समान होगा। एमपी का क्या होगा? समान होगा। यानी जितने भी एमपी हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर जितने भी एमपी हैं, सबका मत मूल्य क्या होगा? समान होगा। पर क्या सभी एमएलए का मत मूल्य समान होगा? आंसर है नहीं। मत मूल्य क्या होता है? मोटा मोटी ये समझ में आया दिमाग में? मत मूल्य क्या होता है? क्या होता है मत मूल्य? एक वोट का कीमत, एक वोट का कीमत। तो कई बार एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाता है, ध्यान देना। एमपी अगर पूछा जाए, सभी एमपी का मत मूल्य यानी लोकसभा राज्यसभा सभी सदस्यों का मत मूल्य क्या होगा? बराबर होगा। और इस बार का जो चुनाव हुआ था उसमें 700 था। कितना था? 700। अब ये निकालते कैसे? सभी राज्य एवं यूटी के कुल विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मूल्य अपॉन संसद की संख्या। समझ में आ गया? तो सभी का बराबर बराबर निकल जाएगा। फिर से देखो, सभी राज्य और विधानसभा, जिसमें भी यूटी में विधानसभा है, उन सभी यूटी के विधानसभा और राज्य के विधानसभा के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य क्या है? सभी विधानसभा सदस्यों के यानी विधायकों के मतों का कुल मूल्य अपॉन सांसदों की संख्या। मतलब हमको एमपी का संख्या निकालने के लिए पहले सभी विधायकों का संख्या निकालना होगा, सबको योग करेंगे और अपॉन क्या कर देंगे? सांसदों की संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, एग्जांपल के लिए बताते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं बिहार से 10 विधायक है, ठीक है, और यूपी से 20 है, ऐसा करके अलग अलग राज्य है, तो सबका मत मूल्य निकलेगा। बिहार का निकालेंगे, अभी बिहार के यहाँ निकालेंगे विधायक का मत मूल्य, अभी देखोगे उसके बाद। तो मान लेते हैं बिहार का कुछ निकला, ठीक है, कुछ यूपी का निकला, तो इस सबको क्या करेंगे? योग कर देंगे। अपन क्या करेंगे? सांसदों की संख्या। अपन क्या करेंगे? सांसदों की संख्या। तो मेरा क्या निकल जाएगा? मेरा निकल जाएगा एमपी का मत मूल्य। ठीक है, अब आते हैं पहले एमएलए का मत मूल्य, फिर ऊपर जाएंगे। एमएलए का मत मूल्य कितना होता है? एमएलए का मत मूल्य राज्य की जनसंख्या अपॉन निर्वाचित विधायक। ठीक है, कितना होता है? जिस भी राज्य के विधायक का, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक और एमएलए एक ही चीज हुआ, अलग अलग नहीं हुआ। अंग्रेजी में इसको एमएलए कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे? विधायक। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अंग्रेजी में एमपी कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? सांसद। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ऐसा नहीं कि सोचना ये अलग है और ये अलग है। सांसद को ही एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं और विधायक को ही एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, तो एमएलए का कैसे निकालते हैं पहले ये देख लो, फिर इसके बाद ये निकालेंगे। तो राज्य की जनसंख्या, जिस भी राज्य में तुमको निकालना है, जिस भी राज्य का, उस राज्य की जनसंख्या अपॉन वहां का निर्वाचित विधायक। बिहार में कितने विधायक हैं? 243। कितने हैं? 243। तो बिहार में कुल निर्वाचित विधायक, ठीक है, और बिहार की कुल जनसंख्या, ये दोनों तुमको पता है। तो कुल जनसंख्या अपॉन निर्वाचित विधायक, जितना संख्या होगा उसको इंटू क्या करेंगे? 1/1000। इंटू क्या करेंगे? 1/1000। गड़बड़ी यहाँ क्या देगा फॉर्मूला में? इंटू 1000 दे देगा। ठीक है, क्या करेगा? इंटू 1000। ये इंटू 1000 नहीं है, क्या ये? इंटू 1/1000। समझना इस चीज को। टोटल राज्य की संख्या मतलब राज्यों की कुल संख्या अपॉन विधायकों की संख्या उस राज्य का इंटू 1/1000। ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखो, एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा जाता है कि एमएलए का मत मूल्य कितना होता है।
एमएलए का मतमूल कितना होता है? जिस भी राज्य के एमएलए का चर्चा करेंगे, हर एक राज्य में एमएलए की संख्या अलग अलग है, तो उसका मतमूल्य भी अलग अलग होगा। तो जिस भी राज्य में जाएंगे वहां के राज्य की टोटल संख्या अपॉन, यानी जनसंख्या अपॉन एमएलए का कुल संख्या इंटू 1/1000। क्या फॉर्मूला याद हुआ? सिंपल है, पर एग्जाम में गलती होता है। क्या क्या गलती होता है सुन लो। ये पलट देगा, क्या करेगा? पलट देगा। जनरली हमको याद, मतलब हम परसेंटेज वगैरह जो निकालने हमको आदत है तो छोटा चीज ऊपर रखने का और बड़ा चीज नीचे रखने का, ये आदत है। अगर मैथ वगैरह थोड़ा भी बनाए हुए हो या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ोगे तो जनरली परसेंटेज निकालने का हमको एक आदत है कि हम छोटा चीज क्या रखते हैं ऊपर, बड़ा चीज नीचे। ठीक है, ये एक तरह का पैटर्न बना हुआ है, ऐसा नहीं कि यही होगा, और एक तरह का पैटर्न बना हुआ है। किसी का हम प्रतिशत निकालते हैं, वैसे तुमको सब्जेक्ट में आया मान लो 80 नंबर, तो कितना प्रतिशत? 80/100 × 100, यही तो कर देते हैं। तो ये दिमाग में एक सेट रहता है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं? विधायक की संख्या अपन राज्य की कुल जनसंख्या, यही कर देते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ क्या करते हैं? राज्य की जनसंख्या अपॉन विधायक की संख्या इंटू 1/1000। वहां इंटू 100 करने का आदत है, तो यहाँ भी इंटू 100 कर देते हैं। जिसको थोड़ा सा याद है तो वो इंटू 1000 करेगा, लेकिन दोनों गलत है। क्या होता है? इंटू 1/1000। क्या ये क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला याद हुआ? याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला पूछता। अब यहां से हम प्रत्येक एमएलए का मतमूल निकाले, इस तरह से सभी राज्य के एमएलए का मतमूल निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे और भाग किसे दे देंगे? सांसदों की संख्या से। क्या निकल जाएगा मेरा? एमपी का मतमूल। क्या दोनों चीज सीखा कि नहीं सीखा? किसी को कुछ डाउट हो रहा है तो बोलो। अगला है राष्ट्रपति का अधिकार व कर्तव्य। अब यहां से थोड़ा सा अलग चीजें आएंगी, ये वाला तो जानता होगा, कल के क्लास में जो बढ़ेंगे आगे उसमें थोड़ा सा नया नया चीज भी तुम लोग को मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रपति का अधिकार में देखते हैं। पहला अधिकार है नियुक्ति का अधिकार। क्या है? नियुक्ति का अधिकार। तुम जानते हो कि भारत में जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं सबको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सबको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। तो कुछ जो एग्जाम में तुमसे पूछे जाते हैं बार बार, उसको ऐसे भी पढ़े हुए हो, सेट में बनाते हो, लेकिन मेरा कर्तव्य है हम एक बार उसको रिवाइज करवा दें। प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, निर्वाचन होता है? अब ये क्वेश्चन कई बार हम खुद रिपीट करवा रहे चुके हैं और एग्जाम में भी आ चुका है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है। तो जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो नियुक्ति मारता है और जो नहीं पढ़ा हुआ है वो निर्वाचन मारता है। प्रधानमंत्री का सबको लगता है चुनाव होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है कि नहीं होता है? कौन कौन बोलता है प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है? और कौन कौन बोलता है चुनाव होता है? तुम लोग बीच में कुछ नहीं बोलता है, दूध वाला क्या जी हैं? प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, एमपी का चुनाव होता है, यानी सांसदों का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री बस तुमको दिखाया जाता है कि अगर हम जीते ये देखो 56 इंच वाले सीना वाले बनेंगे, ये सब तुमको दिखाया जाता है। बाकी ऐसा कोई मतलब क्या बोल सकते हो, बाध्यता नहीं है। अगर चुनाव लड़ा गया मोदी जी के नाम पे और चुनाव लड़ने के बाद गठबंधन या नहीं तो बीजेपी पार्टी या जो भी सबसे अधिक वोट वाले होंगे उनको इच्छा हो गया कि अमित शाह बनेंगे प्रधानमंत्री, कोई नहीं रोक सकता है। तुम हरगिज नहीं रोक सकते हो। तुम तो अगले 5 साल तक मुंह बंद करके बैठे रहो, क्योंकि तुम चुन के भेज दिया है। चाहे वो किसी भी प्रकार के तुम कैंडिडेट को चुने हो, तुम्हारी तरफ से वही गया है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं किया है। इसलिए याद रखना, प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो, ये बस चेहरा होता है। क्या होता है? चेहरा। इनका निर्वाचन, तुम कभी भी वोट देने के समय में ये नहीं देखते हो हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं, हम राहुल जी को वोट दे रहे हैं, हम नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं। कहीं अगर कोई ऐसा बोल के देते हो तो तुम खुद को मूर्ख बना रहे हो। तुम किसी भी प्रकार के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करता है। बाकी जो पार्टी जीत गया उस पार्टी के मुखिया को बुलाते हैं। अगर प्रधानमंत्री बनना है तो राष्ट्रपति बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपको किसको बनाना है। फिर वो सजेस्ट करते हैं कि फलाना आदमी है मेरा, वही बनेगा। ठीक है, फिर उनको नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। आपको हम प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर रहे हैं। इसलिए याद रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। कौन करते हैं नियुक्ति? राष्ट्रपति। इनके मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। महान्यायवादी राष्ट्रपति, कैग राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट का तो सभी मानता है, हाई कोर्ट में आत्मा थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि लगता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते होंगे। ध्यान देना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त हो या कोई भी हो, सबका राष्ट्रपति। जितने भी राजदूत होंगे, राजदूत जानते हो ना,
हमारा देश का प्रतिनिधि किसी और देश में, ठीक है, जैसे मान लो पाकिस्तान से अभी हम लोग अपना राजदूत मंगा लिए, ठीक है, कई किसी भी देश में हम लोग राजदूत भेज दिए, सुना होगा कई बार न्यूज में पढ़ते रहते हैं, हम अपना एम्बेसडर वहां पे भेज दिए, तो वो भेजना बुलाना ये एक प्रक्रिया है, तो उनका नियुक्ति होगा कि फलाने आदमी को हम भेज रहे हैं, ये नियुक्त करके कौन भेजता है? राष्ट्रपति। कौन भेजते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष व सदस्य, अधिकारी पढ़ाए, कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य का नियुक्ति राष्ट्रपति, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति। जितना भी आयोग है, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, महिला आयोग, सब आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये सब मोटा मोटी कुछ चीज है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखोगे, ठीक है। और अगर नहीं भी आता है, इस तरह कैटेगरी का अगर कोई होगा, संसदीय समिति को छोड़कर, अगर संसदीय समिति देगा तो कौन करेगा नियुक्ति उसका? लोकसभा अध्यक्ष। ये सेट में हम करवा चुके हैं तुम लोग को कि संसदीय समिति अगर दिया हुआ है तो उसका नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन इस तरह का जितना भी पद है सबको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगला जो अधिकार है वह है वीटो का अधिकार। क्या है? वीटो का अधिकार। जनरली हम लोग वीटो का चर्चा बीच बीच में करते रहे हैं। जो विधेयक है, जो कोई भी बिल लाया जाता है, उस बिल पर राष्ट्रपति के 4 अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 4। 3 वीटो और 1 पास करना। पास करने को वीटो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वीटो एक नकारात्मक पावर है, ठीक है, इसीलिए बिल को पास करना वीटो शक्ति नहीं कहलाता है। तो अगर पूछा जाए किसी भी बिल पर, ध्यान देना ये क्वेश्चन गड़बड़ा जाओगे, किसी भी बिल पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद में? 111, ठीक है। 111 में कितनी चीजें लिखी गई राष्ट्रपति कर सकते हैं? 4 चीज। कितने चीज लिखे हुए हैं? 4 चीज। पहला चीज उसको पारित कर देगा, पहला चीज बिल को पारित कर देगा, दूसरा चीज उसको रिजेक्ट कर देगा, तीसरा चीज उसको कुछ सुझाव के साथ वापस कर देगा, और चौथा चीज अपने पॉकेट में रख लेगा। कितने चीज कर सकता है? 4। इसमें वीटो कितने हुए? 3। वीटो कितने हुए? 3, क्योंकि पारित करना वीटो नहीं कहलाएगा। अगर कभी पूछ ले अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक के साथ कितनी चीज कर सकते हैं? कितने चीज? 4 चीज। कितने प्रकार के वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं? 3, ठीक है। तो याद रखोगे ये वीटो का नाम होता है, ठीक है, नाम होता है। तो याद रखोगे 2 ऐसा बिल है जिस पर वीटो का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वो धन विधेयक और संशोधन विधेयक। अगर धन विधेयक और संशोधन विधेयक आया है तो राष्ट्रपति को हर हालत में उसको पारित करना ही पड़ेगा, इस पर कोई किंतु परंतु नहीं है। संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति का अनुमति अनिवार्य है। किस संशोधन में आया? संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति का अनुमति अनिवार्य है। 24वां मारेंगे तुम लोग को, हड्डी तोड़ देंगे मार मार के। जो स्पेशली दरोगा के एग्जाम देने वाला है, पिछला बार छोड़ के आया हुआ है, फिर भी इस बार लखोरी कर रहा है। मतलब इतना गिर जाओगे, अस्तर गिरा लोगे, कैसे पढ़ाई लिखाई करोगे जी? ये सब सवाल का जवाब एकदम चेक करना चाहिए। हम कम से कम 20 बार बोल चुके हैं क्लास में, इसी से मार मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम लोग का। खाली मुंह तकता है बैठ के। कितना बार हम रिपीट किए हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में, पिछला बार भी एग्जाम में आया है, फिर भी मुंह ताक रहा है। कोई भी चीज समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसको ऐसा नहीं पढ़ लिए छोड़ दिए। जब तक याद नहीं रखोगे, एग्जाम में अप्लाई नहीं करोगे तो क्या फायदा होगा? नहीं पढ़ाए, संशोधन पढ़ाए हुए कितना दिन हुआ है? 2 दिन भी नहीं हुआ है, मुश्किल से खा पी के बैठ गया था। क्या बताए थे कि राष्ट्रपति को संशोधन विधेयक पर अनुमति देना अनिवार्य है। ये है 24वां संविधान संशोधन। कौन सा? 24वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो याद रखोगे वीटो का इस्तेमाल 2 विधेयक पर नहीं हो सकता है, धन विधेयक और संशोधन विधेयक। बाकी ये सामान्य विधेयक पर कर सकते हैं। पहला वीटो है, ये हिंदी वाला वर्ड बर्बाद करेगा तुमको, हमको मन बात नहीं बोलना। इसीलिए पूर्ण वीटो अगर दिया तो बहुत अच्छे से कर लोगे, लेकिन ये दिया आत्यांकित वीटो, वहां दम तोड़ देगा। इसीलिए अंग्रेजी वाला हमेशा याद रखने का प्रयास करो। कोई भी वर्ड आता है इसको अंग्रेजी में एक ही वर्ड बोलते हैं, ये क्या है? एब्सोल्यूट वीटो। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो। जिसका हिंदी होता है पूर्ण वीटो। क्या होता है? पूर्ण वीटो। लेकिन ये शब्द भी इसके जगह पे इस्तेमाल होता है हिंदी में। क्या होता है? आत्यांतिक वीटो। क्या होता है? आत्यांतिक वीटो, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं हिंदी वाले पे थोड़ा कम ध्यान दिया करो इसके साथ, क्योंकि ये वर्ड भी नया है कि नहीं है? इसके ये वर्ड कौन कौन जान रहा है? कोई जान रहे हो? नहीं। इसके जगह पे हो सकता है कल के डेट में और वर्ड बदल जाए, इसके जगह पे अगर याद ही करना है तो ये क्यों ना कर लेंगे हम, ताकि वो कभी नहीं बदलेगा। जब तक तुम एग्जाम दोगे हर हमेशा वो एक ही रहेगा। वो क्या रहेगा? वो एब्सोल्यूट वीटो। तो याद रखना एब्सोल्यूट वीटो।
तो एब्सोल्यूट वीटो मतलब पूर्ण वीटो। क्या हो गया? पूर्ण वीटो। और पूर्ण वीटो का मतलब हो गया कि नकार देना। पूर्ण वीटो का मतलब क्या होता है? नकार देना। तो याद रखोगे, देखो राष्ट्रपति के पास जितने भी बिल जाते हैं, राष्ट्रपति जितने भी बने हुए हैं, ये सुनने में बड़ा बुरा लगता है पर हकीकत यही है, वो कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन से बनते हैं। राष्ट्रपति जितने भी बनते हैं किसके समर्थन से बनते हैं? सरकार के समर्थन से। क्योंकि राष्ट्रपति का जो वोट होगा उसमें जिसका सरकार रहेगा, और देश राज्य में भी अलग अलग राज्यों में मान लो सरकार उसी पार्टी का, जैसे कि अभी हालात देख रहे हो, तो राष्ट्रपति के जीतने के चांसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। और राष्ट्रपति वही बन सकते हैं जो सरकार के कहीं ना कहीं करीबी रहे हो। इसीलिए तुम अक्सर देखा होगा कि सरकार द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से ही लेटर गया, हम लोग आपको अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। यानी कैंडिडेट अगर खड़ा हो गए हैं, सरकार अगर है केंद्र में और राज्यों में भी अच्छा खासा पकड़ है, तो उनका प्रेसिडेंट बनना क्या होता है? अनिवार्य। ठीक है, मतलब अनिवार्य नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब तय है कि बनवे करेंगे। ठीक है, वो वोटिंग वगैरह ये सब जो होता है ये सब नौटंकी है। ठीक है, जिस पहले से तय रहता है कि राष्ट्रपति कौन बनेंगे। हाँ, अगर राज्यों में बैलेंस गड़बड़ाया है, यानी जो विपक्षी पार्टी है और पक्षी पार्टी है, दोनों का जो बैलेंस है वो गड़बड़ है, तब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। नहीं तो लगभग राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो क्या होता है? पहले से तय रहता है कि यही जीतेगा ही, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, चाहे 2 वोट से जीते, 1000 वोट से जीते, जीतने वाला यही है। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम को दोबारा जब प्रेसिडेंट के लिए चुनाव में खड़ा होने के लिए लोग मतलब क्या बोलो सुझाव दे रहा था कि आप हो जाइए, तो उन्होंने कहा था अगर तुम निश्चित करो कि हम जीतवे करेंगे तब खड़े हो जाते हैं। तो कोई वैसा सेक्रेटरी पहले देगा हाँ जीता ही देंगे, बोला हारने के लिए हम खड़े नहीं होंगे, इसलिए दोबारा खड़े नहीं होंगे। ठीक है, वापस आओ। तो सरकार के समर्थन से ही वो बनते हैं, ये कहना चाह रहे थे। इसीलिए सरकार के जो बिल होते हैं लगभग वो क्या करते हैं? पारित। लगभग वो क्या करते हैं? पारित। इसीलिए बहुत कम बार इन शक्तियों का प्रयोग हुआ है और कम बार होगा भी, क्योंकि वो सरकार के साथ ही रहते हैं लगभग समय में, चाहे गलती हो या सही हो। कुछ ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो कि अपने पावर में रहते हैं और वो राष्ट्रपति का एक्चुअल इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी सब सरकार के पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, तो पूर्ण वीटो अभी तक 2 बार इस्तेमाल हुआ है। कितने बार हुआ है? 2 बार। ठीक है, एक बार हुआ है 1954 में और एक बार 1951 में। 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विधेयक पर किया था। किस विधेयक पर? पेप्सू विधेयक पर। कभी चर्चा करेंगे इस पर भी, अभी लेट हो गया, अभी खाली इसको पढ़ लो। 1954 में पेप्सू विधेयक पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने वीटो का इस्तेमाल किया था। वो भी कैसा वीटो? पूर्ण वीटो, यानी उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और 1991 में आर वेंकटरमन ने, जो कि संसद के वेतन भत्ते और पेंशन का संशोधन विधेयक था, इस पर वीटो का इस्तेमाल किया था, पूर्ण वीटो का इस्तेमाल किया था। ध्यान देना, पूर्ण वीटो का इस्तेमाल कितना बार? 2 बार, 54 में और 91 में। 54 में किसने? राजेंद्र प्रसाद, और 91 में किसने? आर वेंकटरमन। ठीक है, इसके बाद दूसरा है निलंबनकारी वीटो। कौन सा है? निलंबनकारी वीटो। ध्यान देना वर्ड्स पर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में। निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है सुझाव के लिए वापस भेजना। क्या होता है? सुझाव के लिए वापस भेजना। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। क्या बोलते हैं? सस्पेंसिव वीटो, यानी सस्पेंड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पुनर्विचार हेतु वापस करना। इसका इस्तेमाल हुआ है कब? 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल पर इसको रिटर्न किया था। किसने किया है ये? 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, इसके बाद जो सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाता है वो है पॉकेट वीटो। क्या है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है ना तो हम रिजेक्ट करेंगे, ना हम पास करेंगे, और ना ही किसी सुझाव के साथ वापस करेंगे। बिल आया और हम इसको चुपचाप रख देंगे। राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति है कि इसको कोई पूछ नहीं सकता कि आप कहाँ रखे हैं। और इसी पर अभी विवाद उठा है, इसी पर अभी विवाद उठा है कि केंद्र का बिल आया, रख दिया ठंडे बस्ते में, तो ठीक है, समझ में आता है। राज्य का बिल आया तो क्या सोच के आप ठंडे बस्ते में रख दिए? ठीक है, अगर केंद्र का बिल है तो आप केंद्र के संसद का हिस्सा हैं, है कि नहीं है राष्ट्रपति, तो आप रख लिए, आपको शक्ति दिया है तो रख लिए। राज्य का बिल आपसे सुझाव के लिए आया हुआ है तो आप उसका क्या सोच के रख रहे हैं? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया, आपको हर हालत में कितने दिनों में? 3 महीने में इस बिल को रिटर्न करना ही पड़ेगा। किसी सुझाव के साथ करिए, रिजेक्ट कर दीजिए, जो करना है, इस पर आपका जवाब कितने दिनों तक हो जाना चाहिए? 3 महीने तक। लेकिन केंद्रीय जो बिल है उस पर अभी भी राष्ट्रपति का वीटो बरकरार है। कौन सा? पॉकेट वीटो। इसमें ये लोग अनिश्चितकालीन तक रख लेते हैं बिल, और इसका इस्तेमाल अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है। किसने किया है? ज्ञानी जैल सिंह। कब? 1986 में। ठीक है, 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने
डाक विधेयक पर इसका प्रयोग किया है। किस विधेयक पर किया है? डाक विधेयक पर 1986। बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि किस वर्ष पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ। किस वर्ष हुआ? 1986 में। किसने किया? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। इनको मूर्ख राष्ट्रपति भी कई बार कहा जाता है, ठीक है। वो बाकी चीज एग्जाम में कम पूछा जाता है क्योंकि ये शब्द थोड़े से घटिया हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाक विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था। क्या ये याद हो गया? तीनों कितने प्रकार के वीटो हैं? 3। कौन कौन सा? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे 4 तरह के वीटो होते हैं, लेकिन भारत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, और तीनों को अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो बाकी चीज हम लोग कल देखेंगे।